चले बालक, हेलो दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों को पिछला वीडियो में हमने बताया था कि बायोलॉजी का एक टॉपिक लाएंगे हम, जिसमें आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट, ये दो टॉपिक आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। आज हम लोग बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, अर्थात श्वसन पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास में हम कई बार पढ़ा चुके हैं श्वसन के बारे में। एकदम बेसिक से शुरुआत से स्टार्ट किया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ना, डायरेक्ट नहीं, बीच में कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, शुरू से आपको पढ़ाएंगे श्वसन के बारे में। लाइट ऑफ कर दो, बॉल ऑन कर दो, बस जा दीजिए। तो देखिए, एक बात आपको बताएं, अगर आप किसी से पूछिए कि श्वसन क्या है, तो सबसे पहला बात यही कहेगा लोग, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सिंपल यही बात बोलेगा लोग कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वही हमारा श्वसन है। लेकिन एकदम गलत है। सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं होता है, उसको स्वाक्षो उच्छ्वास कहा जाता है। अर्थात इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं उसको। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसे हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, स्वाक्षो उच्छ्वास। हिंदी नाम थोड़ा कठिन है, इसलिए देखो बायोलॉजी में कोशिश करें ना हर एक नाम, अधिकांश नाम इंग्लिश में ही जाने, इसलिए हम पूरा जितना नाम है सबका सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और इसमें अधिकांश आप लोग हम इंग्लिश में ही बताएंगे। तो कोशिश करिएगा कि वर्ड को पकड़े, समझे और उसके बारे में जाने कि हम क्या उसमें बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, तो श्वसन में हम पहले टॉपिक आपको बता दिए, इस धरती पर जितने भी बाबू जीव है ना, श्वसन करते हैं, और प्रत्येक जीव का श्वसन करने का अंग अलग अलग होता है प्रत्येक जीवों में। जैसे मान लें हम बात करें मछली श्वसन के लिए गिल्स का यूज करती है। ऐसे जीव कीड़े मुकड़े होते हैं जिनमें ट्रेकिया पाया जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो श्वसन अपनी त्वचा से ही कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन तंत्र बनाए गए हैं, जिसके द्वारा अपनी श्वसन की प्रक्रिया करता है। अब ये श्वसन है क्या? हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, उससे बहुत सारे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लूकोज के रूप में हुआ, अमीनो अम्ल के रूप में हुआ, या ग्लिसरॉल के रूप में हुआ। हमारे भोजन पाचन की प्रक्रिया हमें वो प्राप्त होते हैं। अब उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है कोशिकाओं में, और ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के दौरान मिलती है? श्वसन के दौरान मिलता है। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होता है। हमें जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में ताकत मिलता है वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ही मिलता है। तो श्वसन पर इसलिए ना श्वसन को बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप लोग देखते हो कहा जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो श्वसन समझने से पहले हम पहले ब्रीथिंग की बात करेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है, कितना एयर हम लेते हैं, कितना एयर बाहर निकलता है, ये सब बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रीथिंग की बात करें हम, यानी कि स्वाक्षो उच्छ्वास की बात करें, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। दो रूप में होता है ब्रीथिंग, दो रूप में होता है। एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? निश्वसन और एक होता है निःश्वसन, मतलब इनहीलर और एक्सहीलर, दो रूप में होता है। हम सांस जब लेते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो होता है 78%। दूसरा ऑक्सीजन की बात करें वो होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03%। खूब ध्यान से बात समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। इतना मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी गैसें होती है, लेकिन मेन ये तीन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में, यहाँ आ रहा है वीडियो देख लो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में 78% जाता है। दूसरा बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 21% जाता है। और तीसरा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे बॉडी में 0.0 कितना परसेंट? 3% जाता है। लेकिन जैसे ही हम निःश्वसन, एक्सहीलर, मतलब हम लोग सांस जब बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो नाइट्रोजन जितना परसेंट हमने लिया था उतना ही परसेंट नाइट्रोजन बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% हम लिए थे, लेकिन जब बाहर निकलता है तो मात्र 17% बाहर निकलता है। बाकी 4% कहाँ जाता है अभी आपको हम डायग्राम में बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड
लिए थे 0.03%, लेकिन श्वसन के प्रक्रिया के दौरान और एक्स्ट्रा हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये निकलता है फेफड़ा मारने के बाद कितने परसेंट निकलता है? 4%, लगभग में 4% बाहर निकलता है। तो इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, स्वाक्षो उच्छ्वास कहते हैं, हिंदी में स्वाक्षो उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। और ये श्वसन दो रूप में होते हैं, भले ब्रीथिंग दो रूप में होते हैं, एक निश्वसन और दूसरा निःश्वसन। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम मेन टॉपिक आपको बताते चल रहे हैं, कुछ का आपको समझ में आए। ये ब्रीथिंग समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रीथिंग क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो श्वसन को कभी मत कहिए कि सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग बोलते हैं, स्वाक्षो उच्छ्वास बोलते हैं। हम कितना सांस लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं और कितना छोड़ते हैं क्या क्या छोड़ते हैं, हमने आपको बता दिया। मछली किस चीज से श्वसन करती है? गिल से। कीड़े मकोड़े जो होते हैं अधिकांशतः किससे श्वसन करते हैं? ट्रैकिया से। जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जलीय जीव, कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपनी त्वचा से करते हैं। अब ध्यान दो, मेढक का चीज करता है, वो मेढक त्वचा से भी करता है और गिल से भी करता है। गल्फ जो होता है जिसको बोलते हैं गल्फर, उससे भी करता है और त्वचा से भी करता है। देखना मेढक पानी में भी रह जाता है और मेढक बाहर, तो पानी में जब रहता है तो श्वसन करता है क्या चीज? अपने गिल से करता है, और बाहर आता है तो अपना त्वचा से श्वसन कर लेता है। तो हर एक जीव हमारे शरीर में, मानव की बात करें, हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया ट्रैकिया के द्वारा होता है। यहाँ पे है ट्रैकिया और फेफड़ा जिसमें शामिल होते हैं सबसे ज्यादा। अब हम बात करें कि हमारे श्वसन तंत्र क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया में जो जो अंग, जो जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उससे हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब श्वसन तंत्र में क्या क्या आएंगे देखिए, बोर्ड पर समझते हैं और बारीकी से जानेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार आरबीसी हमारे ऑक्सीजन को लेता है और लेकर पूरे कोशिकाओं में फैलाता है। वो प्रोसेस होता क्या है, श्वसन से किस प्रकार मतलब फायदा हमारे लिए क्या है। अगर श्वसन की प्रक्रिया ना हो तो क्या आप जिंदा रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा, खत्म हो जाइएगा। हर एक जीव, कोई भी जीव अगर श्वसन नहीं हो तो वो नहीं जी पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए बहुत ही स्मार्ट फिगर हमने बनाया है बोर्ड पर, क्योंकि फिगर बनाने में हम थोड़ा आगे हैं, आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो देखो जो फिगर बनाते हैं ना उसको बहुत अच्छा लगता है। आप देखिएगा कोई लड़का जो बाहर रहता होगा सब ना, जब अपने हाथ से खाना बनाएगा सब, कितना भी खराब बन जाए वो कहेगा बहुत अच्छा बना है, लेकिन कोई दूसरा बना के लाएगा, कितना भी अच्छा बनाएगा तो उसमें खोट निकाल देगा, ये अच्छा नहीं बना हुआ है। और खुद का बनाया हुआ रहेगा ना, भले वो जल जाए, रोटी करिया हो जाए जल के, दाल जल जाए, चावल जल जाए, तो कहेगा सर बहुत अच्छा बना है, एकदम बेस्ट खाना लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, खुद का बनाया हुआ है। आइए, तो ये हमारा बनाया हुआ, तो हम तो वो कह नहीं सकते कि खराब है, हम बनाए तो जो भी है सो समझाने के लिए अच्छा ही है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग नाक कहाँ से लेते हैं, मतलब नाक करे सांस कहाँ से लेते हैं? इस नासिका छिद्र से लेते हैं। ये दो आगे जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान दो, इधर नासिका छिद्र बोलते हैं, जिसको नेजल कैविटी कहा जाता है इंग्लिश में, नासिका छिद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नासिका छिद्र बोलते हैं। नासिका छिद्र, अब इसके आगे थोड़ा हम बताते हैं आप लोग को। नासिका छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं, देखिएगा बालक समझिए, नासिका छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं। हमारे वातावरण में क्या जितने हवा है सब एकदम प्योर है, शुद्ध है एकदम, बहुत ज्यादा गंदगी है इसमें, बहुत ज्यादा अशुद्धियाँ पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो उस छोटे छोटे बाल में चिपक जाती हैं, ये बाल के द्वारा उसको रोक लिया जाता है। लेकिन हाँ सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे अशुद्धियाँ होती है ना जो वहां नहीं चिपक पाता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है अंदर। अब यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नासिका कपाट, इसको बोलते हैं। ये नासिका छिद्र हो गया, ये नासिका कपाट होता है। नासिका कपाट पर एक तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ। अब जब हवा वहां से प्रवेश करता है ना, तो तेलीय पदार्थ में जाके चिपक जाता है और एकदम शुद्ध हवा हमारे नाक के अंदर प्रवेश करता है। और वही जो गंदगी वहां पर चिपक जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उंगली लगाते हैं, आप पकड़ के निकाल दे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बाबू, भोजपुरी में क्या कहते हैं, नकटी। निकालता है सब नाक में से, वो गंदगी है जो जाकर नाक पर चिपक जाता है, नेजल कैविटी पर चिपक जाता है, तो नकटी हम लोग बोलते हैं। अब जब हवा, अब समझिए, जब हवा हमारे अंदर प्रवेश करेगा, हम सांस लिए, तो यहाँ पर थोड़ा बता दें, ये होता है थ्रोट, गला जिसको हम लोग बोलते हैं लोग, गला के नीचे यहाँ पर होता है लैरिंग्स, स्वर यंत्र यही होता है। हमारे जो साउंड निकलता है, ध्वनि निकलता है, वो इस लैरिंग्स से निकलता है, इसी लैरिंग्स से बाहर आता है। और यही लैरिंग्स
किसी किसी इंसान के शरीर में अधिकांशतः जेंट्स लोगों में बाहर की तरफ कंठ जिसको हम बोलते हैं बाहर की तरफ फेंका हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। अगर ये लैरिंग्स बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है तो इसे हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? जो बाहर देखो अधिकांश देखिएगा लोग, लड़की लोग का बहुत कम बाहर निकला हुआ था, लेकिन लड़का लोग का ज्यादा, क्योंकि लड़का लोग का आवाज इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एडम्स एप्पल जब ये बाहर फेंका रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल। देख तो मेरा निकला हुआ है, इसका मतलब मेरा आवाज ज्यादा बोल नहीं है, इसलिए आपका निकला था। हाँ तब चिल्लाइए ना, ध्यान इधर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? एडम्स एप्पल ना। ये किसका हिस्सा होता है? लैरिंग्स का हिस्सा होता है। आगे बात करते हैं। ये होता है ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया। ट्रैकिया का जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे इपिग्लोटिस है। आपको बताए थे जब पाचन तंत्र हम पढ़ाए थे तो बताए थे इपिग्लोटिस आपका काम क्या है। ये हवा को या फिर खाना को अलग अलग भेजता है। हवा जाएगा तो ट्रैकिया भेजेगा, और खाना जाएगा तो उसको ग्रास नली में ओसोफेगस से भेजेगा। वो पहरेदार मान लीजिए, एक प्रकार का वो पहरेदार है। ये ट्रैकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर तक होती है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर तक लगभग ट्रैकिया की लंबाई होती है। ये ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सा में बढ़ जाता है। एक हिस्सा ये होता है और दूसरा हिस्सा ये होता है। इस हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंचाई कहता है। इसे ब्रोंचस लिखा हुआ है, ब्रोंचस बोलिए इसको, ब्रोंचस कहेंगे। फर्स्ट ब्रोंचस ये होता है, सेकेंड ब्रोंचस ये होता है। इसको हम लोग ब्रोंचस बोलते हैं। ऐसे कोई कोई इसको ब्रोंचाई भी कहता है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रोंचस बोलते हैं। ये ब्रोंचस जैसे एक फेफड़ा में, हमारा फर्स्ट फेफड़ा, ये हमारा सेकेंड फेफड़ा, जैसे ब्रोंचस फेफड़ा में प्रवेश करेगा तो कई रूप में बढ़ जाता है। देख रहे हैं, कई रूप में बढ़ गया है। इसको ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। क्या कहेंगे? मतलब ब्रोंचस ही कई पार्ट में बढ़ जाए। एक ब्रोंचस है और कई पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स कहलाएगा। अब इस ब्रोंचियोल्स के ऊपर कप के प्याले के आकार का छोटे छोटी संरचना पाई जाती है। जो हम आप फूल की तरह बनाए हुए ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इधर ही बनाया हुआ, इधर ही बनाया हुआ है। इसको एलिवियली बोलते हैं। एलिवियली क्या बोलते हैं? एलिवियली। अब इसका काम क्या है? इन सब का काम किस प्रकार से होता है? कोई ना कोई काम होगा ना जी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में सभी गैसें आएंगी, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है इस एलिवियली पर चिपक जाता है ऊपरी सतह पर। ऑक्सीजन इस ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब इसमें से अशुद्ध रक्त जो होता है, ब्लड जो हृदय के द्वारा पंप करके बाहर निकाला गया रहता है, तो अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो आते हैं फेफड़े में। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहता उसे हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं। जैसे यहाँ से आरबीसी गुजरता है, इस सब ऑक्सीजन को अपने में क्या कर लेता है? मिला लेता है। और मिलाकर फुफ्फुस, एक होता है फुफ्फुस शिरा, एक होता है फुफ्फुस धमनी। तो आपको बताए थे फुफ्फुस शिरा क्या होता है। आप देखिएगा महाशिरा को सब पढ़ाए थे। फुफ्फुस शिरा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी सब आपको बताए थे। तो फुफ्फुस शिरा जो होता है ना, उसमें शुद्ध रक्त जाता है जो फेफड़ा से कनेक्टेड रहता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है ना तो कनेक्ट रहता है फेफड़े हार्ट से। जब आप हार्ट पर आगे तो बताएंगे, और उसमें जाकर क्या होता है? मिल जाता है, शुद्ध रक्त चल जाता है। फिर वहां से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? फैला दिया जाता है। अब ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान जो होता है, अब बालक देखिएगा ध्यान से, कोई इंसान जो होता है कभी कभी एल्कोहलिक पदार्थ जैसे मान लीजिए शराब, सिगरेट या कई प्रकार के नशा वाली जो सामान वस्तुएं होती है उसको खा लेता है। तो खाएगा तो एल्कोहल मान लें हम, उसमें OH होता है, एल्कोहल OH होता है, ऑक्सीजन तो इस पर आता है, साथ ही साथ जो नशा वाली पदार्थ है जो इंसान खाया हुआ है वो भी जाकर इस पर क्या होता है? चिपक जाता है। अब आरबीसी जब आएगा इसके पास तो ऑक्सीजन लेगा, लेकिन देखेगा क्या कह रही, तो कुछ नए वस्तुएं भी हैं, नई चीज भी आई हुई है, उनको भी क्या करता है? अपने में मिला लेता है, आप प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा देता है, सब कोशिकाओं में। आपका माइंड जो होता है, दिमाग, आपके शरीर का संतुलन किस रूप में करेगा? जब आप माइंड के हिसाब से चलिएगा, माइंड कहता है, दिमाग कहता है कि आप अपने कोशिकाओं में ऑक्सीजन ही रखिए। आपके आरबीसी ने क्या किया, ब्लड ने क्या किया? ऑक्सीजन तो दिया, अधिक मात्रा में जो आप एल्कोहल, जो भी नशा एक सामान आप खाए तो उसमें जो गैसें निकली थी वो भी उसको लेकर सब बॉडी में क्या कर दिया? मिला दिया। अब माइंड से कंट्रोल खत्म। देखिएगा जब इंसान कोई शराब पी लेता है ना तो 1985 से पहले का गाना स्टार्ट कर देगा। उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, ढहता ढिमलाता रहता है, क्योंकि माइंड से कंट्रोल में नहीं है।
सब किसका देना है? इन सब का देना है। तो ये अब देखो इसमें क्या होता है, जब श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं तो ऑक्सीजन तो यूज होता है। अब जब ऑक्सीजन जब जाता है कोशिकाओं के पास, वहां पे मान लीजिए ऊर्जा बनता है और साथ ही साथ आपको श्वसन का भी रासायनिक प्रक्रिया हम बताएंगे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आके कहाँ इकट्ठा होगा? इस फेफड़ा में। लेकिन इस फेफड़ा के पास इतना ताकत नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके, खुद से ऊपर उठ सके। अब इसको मान ले एक बैलून है, बैलून में हवा भरा हुआ है, हम बैलून को हाथ से दबाएंगे तो हवा बाहर फेंकेगा ना। अब इस फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा के स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है कि इस पर ये नीचे इसको ऊपर उठाने के लिए नीचे के लेयर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम क्या कहते हैं? दोनों फेफड़ा को एक साथ ऊपर उठाता है। ये ऊपर उठाता है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इससे होते हुए कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल। जो हम सांस छोड़ते हैं लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगर कभी कभी किसी इंसान के डायफ्राम पर चोट लग जाए किसी को, तो इंसान के शरीर में कुछ नहीं होगा, साफ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ा को उठा नहीं पाएगा तो श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा तो फिर आप ऑक्सीजन ले नहीं सकते हैं, एक के बार में तो एक्स्ट्रा ले नहीं सकते, वो निकलेगा तब नहीं आएगा, जगह खाली होगा तब इंसान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये डायफ्राम का बहुत ज्यादा योगदान होता है श्वसन की प्रक्रिया में। अब ये श्वसन को देखो, अभी हम बस श्वसन बताए हैं, अभी पूरा तोड़े नहीं है कि कैसे ऊर्जा बनता है, पायरुवेट क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन कैसा होता है, या फिर वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये सब हमने आपको भी नहीं बताया है। ये भी बताएंगे, टोटल का टोटल एक एक पार्ट बताएंगे श्वसन के बारे में। इतना बताओ तो इतना बात समझ में आया? इतना तो कम से कम समझ में आया कि श्वसन क्या होता है और श्वसन तंत्र किसको बोलते हैं। इन सब को बालक श्वसन तंत्र कहा जाता है। इन सबको, इस सब को श्वसन तंत्र है। हम कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं, कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कितना परसेंट नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 4% जो छोड़ते हैं वो कहाँ से आता है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान आता है। श्वसन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है? नासिका छिद्र से। नासिका छिद्र के ऊपरी हिस्सा क्या बोलते हैं? नासिका कपाट। उसके नीचे वाला हिस्सा को गला, थ्रोट। थ्रोट के नीचे क्या होता है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस के नीचे क्या होता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स अगर बाहर फेंक दिया रहता है तो क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलेंगे? लैरिंक्स ये बाहर निकला हुआ उठा हुआ रहता है तो क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के नीचे क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया आगे जाके 2 हिस्सा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंचस कहिए, ब्रोंचस कहिए, फिर ब्रोंचाई कहिए। ब्रोंचस फेफड़ा में जब प्रवेश करता है तो कई रूप में बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल के ऊपर कप के प्याली नुमा आकृति होती है, उसको क्या बोला जाता है? एलिविलस या एलिवेली बोलिए। फेफड़ा को ऊपर उठाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाता है? डायफ्राम होता है। अब एक बात बताइए, इस फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली होता है, फेफड़ा एक झिल्ली में पैक रहता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेस। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होता है उसको बोलता है प्लूरा मेम्ब्रेस। क्या कहेंगे जी? प्लूरा मेम्ब्रेस। प्लूरा झिल्ली भी कहते हैं इसको, ऐसे प्लूरा मेम्ब्रेस बोलिए। तो ये सिंपल एक था श्वसन की प्रक्रिया। और श्वसन की प्रक्रिया को आगे पढ़ेंगे कि श्वसन कितने रूप में होता है, हमारे बॉडी में दर्द क्यों होता है, क्या रीजन हम किसी काम को करते हैं तो दर्द उत्पन्न हो जाता है। आखिर देखते हैं, मान लीजिए हाथ से लगता है हम कुदाल चलाए हैं, बहुत देर तक चलाए तो हमारे दोनों का दोनों ये हाथ क्या होगा? दर्द करेगा। हम लगातार दौड़े तो पैर में दर्द आएगा। कोई भी काम लगातार करे तो दर्द आना ही आना है। तो रीजन क्या है? यानी कि अगले वीडियो आप लोग हम बताएंगे, अगले वीडियो आपको बताएंगे कि श्वसन कितने रूप में होते हैं, वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन किस प्रकार से संपादित किया जाता है और अवायवीय श्वसन किस प्रकार से संपादित किया जाता है, पायरुवेट का विखंडन किस प्रकार से किया जाता है। इतना बात आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना कम से कम नोट कर लीजिएगा। और एक और बात, एग्जाम में बायोलॉजी के एग्जाम जब दीजिएगा ना तो हो सकता है पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र, हृदय, पुष्प, फूल। फूल तो शायद हम पढ़ाए थे, फूल नहीं पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया, वीडियो में अभी तक नहीं पढ़ाया है। क्लास में पढ़ा दिए, वीडियो नहीं पढ़ाया है, वीडियो में भी बना के डाल लेंगे। उसके बाद आप लोग का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इतना बायोलॉजी का फिगर कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना द्विउत्तरीय कुछ ही मत सोचिए कि इन लोगों को बता रहे हैं, आप लोग भी गौर करिए, कॉपी में लिखिए जो भी हम द्विउत्तरीय क्वेश्चन बता रहे हैं। पाचन तंत्र,
हृदय, श्वसन तंत्र जो हमने आज पढ़ाया है, उसके बाद पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। एक कभी कभी क्या करता है न्यूरॉन या नेफ्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन कभी कभी ये भी पूछता है हमेशा न्यूरॉन और नेफ्रॉन के बारे में। तो कोशिश करिए इतना डायग्राम आप कंप्लीट रखिए ताकि एग्जाम में प्रश्न बढ़िया क्वेश्चन जो आएगा आपका इमेज से रिलेटेड, डायग्राम बनाने से रिलेटेड, तो आपका छूटे नहीं। 5 नंबर फिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपका। प्रैक्टिस करिएगा तब ना। हम लोग जब एग्जाम दिए तो उस समय नेफ्रॉन का दिया हुआ था, नेफ्रॉन के बारे में पूछा हुआ था, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ चित्र फिगर बनाकर नाम लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना तो उसके एक एक पार्ट के बारे में लिखते भी है, डिफाइन भी करते हैं। तो एग्जामिनर देखता है कि आप कितने बढ़िया से, कितने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से आप आंसर दे रहे हैं, किताबी भाषा में लिख रहे हैं कि अपने मन से भी कुछ लिख रहे हैं। तो कोशिश आपको ये करना है कि अपने मन से ज़्यादा बनाएं, अपने मन से लिखिए, अपने वर्डों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। जितना आपको समझाया जाता है उसको अपने शब्द में क्या कर दे, लिखिए अपने शब्दों में। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका सिंपल एक रेस्पिरेशन हुआ, श्वसन हुआ। अब ये श्वसन तंत्र सिर्फ पढ़ाया है, सिर्फ श्वसन तंत्र पढ़ाया है, केवल श्वसन तंत्र पढ़ाया है, श्वसन अभी नहीं पढ़ाया है, याद रखिएगा। अभी श्वसन कंप्लीट नहीं किए हैं, श्वसन में बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी बहुत आगे तक चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और अगला वीडियो में आप लोग हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए।